हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बी स्मार्ट एकेडमी। कल की डेट में मैंने इनकम इनकम टैक्स ब्रह्मास्त्र लेसन का पार्ट 1 अपलोड किया था यूट्यूब पे। आज की डेट में मैं इसका पार्ट 2 अपलोड करने वाला हूँ। ध्यान से देखिए, हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, हमें 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट बोले आपके एग्जाम के लिए, राइट। जिसमें हमने कल 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। तो आज की डेट में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस आज हो सकते हैं इस वीडियो में उतना कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, एक जरूरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैंने जब पार्ट 1 इसका अपलोड किया था यूट्यूब पे, तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी क्वेश्चन की पीडीएफ वहां पे दे करके रखी है, तो आप वो पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो आपका जरा सा भी काम में आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए वीडियो को, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। देखिए, मिस्टर अजय, रेसिडेंट इंडिविजुअल, सबमिट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो सबसे पहले बोला रॉयल्टी इनकम फ्रॉम कोल माइंस 20,000 रुपीज, एग्रीकल्चरल इनकम इन नेपाल रुपीज 25,000, सैलरी फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 36,000, डेली अलाउंसेस टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 15,000। पॉइंट नंबर 5 है, ही हैज टेकन अ रेसिडेंशियल हाउस ऑन अ रेंट ऑफ रुपीज 1,000 पर मंथ, half of which he has sublet at rupees 1,200 per month. 6 number, dividend received from cooperative society rupees 5,000, and 7 number है, he has incurred the following expenses. सबसे पहले उसने क्या पेड कलेक्शन चार्जेस रुपीज 100 फॉर कलेक्टिंग डिविडेंड। तो यहाँ पे इसको एडजस्टमेंट है, तो मैं इसको यहाँ पे स्टार मार्क करके रखता हूँ क्योंकि डिविडेंड के ऊपर एडजस्टमेंट आ गया। और रुपीज 3,000 स्पेंट फॉर अर्निंग एंड कलेक्टिंग रॉयल्टी इनकम, तो यहाँ पे भी मैं इसको स्टार मार्क करके रखता हूँ। कंप्यूट मिस्टर अजय's इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। अदर सोर्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिख देना कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ मिस्टर अजय फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, serial number, particulars, details, तो रुपीज कॉलम। राइट, कुछ इस तरह से हमारा फॉर्मेट था। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, वन बाय वन इनकम ऐड कर लेते हैं। वह बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक बार देखेंगे तो आपको डबल करने की भी जरूरत इसको नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले रॉयल्टी इनकम फ्रॉम कोल माइंस रुपीज 20,000, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये इनकम है इसका। तो यहाँ पे सबसे पहले है रॉयल्टी इनकम फ्रॉम, इसको मैं 20,000 इनर कॉलम में लिख देता हूँ, बिकॉज इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट क्या है वो देख लेते हैं पहले। एडजस्टमेंट है रुपीज 3,000, देखिए ये सेकंड नंबर के एडजस्टमेंट है। रुपीज 3,000 स्पेंड फॉर अर्निंग एंड कलेक्टिंग रॉयल्टी इनकम।
देखिए कोई भी इनकम अगर टैक्सेबल होता है तो उसका एक्सपेंसेस उससे माइनस हो जाता है, राइट। एक्सेप्ट विनिंग वाला इनकम, कैजुअल इनकम में से उसके एक्सपेंसेस माइनस नहीं होंगे, ये मैंने कल के वीडियो में बताया था। बाकी जितने भी सारे इनकम्स है उनमें से उसका एक्सपेंसेस जो है वो हम माइनस करते हैं और बाकी रिजल्टेंट जो भी इनकम होगा वो ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको लेस कर देता हूँ, लेस एक्सपेंसेस टू अर्न इनकम। कितना एक्सपेंसेस हुआ हमारा, 3000 रुपीज। तो आउटर कॉलम में कितना चला जाएगा, 17,000। बस आउटर कॉलम में चला जाएगा हमारा 17,000। सेकेंड नंबर देखिए क्वेश्चन में, एग्रीकल्चरल इनकम इन नेपाल ₹25,000। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, सिर्फ इंडिया का एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट होता है, राइट। सिर्फ इंडिया का एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट होता है, बाकी किसी भी कंट्री का एग्रीकल्चरल इनकम होगा तो वो यहाँ पे एग्जम्प्ट नहीं होगा। तो एग्रीकल्चरल इनकम इन नेपाल पूरी तरह से टैक्सेबल है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एग्री इनकम इन नेपाल। कितना है एग्री इनकम इन नेपाल, 25,000, फुल्ली टैक्सेबल है। पॉइंट नंबर थर्ड, सैलरी फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ₹36,000। यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये सैलरी वाला इनकम हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब जिसे एमपी बोला जाता है, एमपी ना तो किसी एम्प्लॉयर की एम्प्लॉय है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपी रहते हैं हमारे, वो कोई एम्प्लॉइज नहीं है, राइट। तो उनको जो सैलरी मिल रही है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। बस सिंपल लाइन में, एक लाइन में आंसर इसका। यहाँ पे मैं उसको टैक्सेबल कर देता हूँ। तो कितनी सैलरी मिल रही है उनको, 36,000। पॉइंट नंबर फोर, डेली अलाउंसेस टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए डेली अलाउंसेस टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये वाला जो इनकम है वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है, राइट। तो यहाँ पे मैं ज्यादा इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। तो अगर आपको क्वेश्चन में आपके डेली अलाउंसेस मिलता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलने वाला, तो सिंपली उसको एग्जम्प्ट कर देना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डेली अलाउंसेस, डेली अलाउंस टू एमपी एग्जम्प्ट है, तो यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश। पॉइंट नंबर पांच, पॉइंट नंबर पांच में देखिए, ही हैज टेकन रेसिडेंशियल हाउस ऑन रेंट। उसने घर रेंट पे लेकर के रखा है जिसका रेंट है 1,000 रुपीज पर मंथ। और जो घर लिया है उसका हाफ पोर्शन, हाफ पोर्शन मतलब आधा घर उसने किराए पे दे दिया, सब लेट कर दिया, दोबारा चढ़ा दिया। और उसका सबलेट कितने रुपीज पे दिया उसने, 1,200 रुपीज पे दिया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उसका सबलेटिंग का इनकम हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस, 1,200 रुपया पर मंथ के हिसाब से। तो कितना हो गया ये, 1,200 रुपया मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 14,400 उसको रेंट मिल रहा है। उसमें से हमें लेस करना पड़ेगा, क्या लेस करना पड़ेगा उसमें से, उसने कितना रेंट पे किया। लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ी जरा गजब की एडजस्टमेंट है। ही हैज टेकन रेसिडेंशियल हाउस ऑन रेंट ऑफ ₹1,000 पर मंथ। तो सिंपली यहाँ पे 1,000 माइनस नहीं होगा क्योंकि उसने किराए पे कितना चढ़ाया, सिर्फ हाफ चढ़ाया, तो हाफ रेंट ही यहाँ से माइनस हो जाएगा। क्योंकि ये 1,200 रुपए का किराया उसको सिर्फ आधे घर का मिल रहा है। तो आधे घर का अगर इनकम टैक्सेबल हो रहा है तो आधे ही घर का एक्सपेंसेस यहाँ पे अलाउ होने वाला है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिर्फ आधा एक्सपेंसेस, आधा रेंट यहाँ पे पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पे लेस
रेंट पेड टू ओनर, वैसे तो वो 1000 रुपीज रेंट पे कर रहा है, लेकिन सिर्फ आधे घर की इनकम यहाँ पे टैक्सेबल हो रही है, तो आधे घर का ही रेंट यहाँ पे सिर्फ कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे 500 पकड़ा जाएगा मल्टीप्लाई बाय 12, राइट। तो यहाँ पे 500 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो जाएगा, 6000, और बाकी का जो रिजल्टेंट अमाउंट होगा वो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। तो 14,400, तो 8,400 उसका टैक्सेबल होने वाला है, राइट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या देखते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम ए कोऑपरेटिव सोसाइटी ₹5,000, तो सीधा सीधा ऐड कर दो डिविडेंड जो भी मिला। तो पॉइंट नंबर 6, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी 5,000, इनर कॉलम में लिख देता हूँ और लेस कर देता हूँ इसमें से कलेक्टिंग चार्जेस। तो लेस कलेक्शन चार्जेस ऑफ डिविडेंड ₹100, तो कितना टैक्सेबल हो जाएगा यहाँ पे, तो सिर्फ 4,900 यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। तो 4,000, बस हो गया खत्म क्वेश्चन। 15-10 जो भी मार्क्स है आपको मिल जाएगी। ये रही इसकी क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो टोटल कीजिए इस इनकम की 17,000 प्लस 25,000 प्लस 36,000 प्लस 8,400 प्लस 4,900, तो 91,300 ये इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स यहाँ पे आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। From the following information, compute the taxable income from capital gain of Mr. Meghnad for the assessment year 2022-23। कैपिटल गेन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोल के मार्क रखना, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए ये क्वेश्चन। ईयर ऑफ परचेज ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, हाउस कब परचेज किया था, 98-99। कॉस्ट ऑफ परचेज कितनी थी, 2 लाख रुपए में परचेज किया था। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, 3,50,000। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 2011-12, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट किया, घर पे कोई इंप्रूवमेंट कर दिया उसने, 2,50,000। सेल ऑफ हाउस इन 2021-22, उसने घर सेल कर दिया है 45 लाख रुपीज में। कब सेल किया है, 2021-22 में, और सेलिंग एक्सपेंसेस 55,000 हो गए। मिस्टर मेघनाथ हैज परचेज अ न्यू रेजिडेंशियल हाउस, देखिए इसने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया ऑन 1/4/2022 फॉर ₹16 लाख। 16 लाख का एक घर खरीदा नया। तो मैंने बताया था कल भी, एक ऐसा क्वेश्चन हुआ था कि घर के बदले घर परचेस किया तो वो अमाउंट यहाँ पे एग्जम्प्ट हो जाएगा। डिपॉजिटेड ₹2 लाख ऑन 30 जून 2022 इन कैपिटल गेन अमाउंट स्कीम। कैपिटल गेन अमाउंट स्कीम में उसने कितना पैसा डाल दिया है, 2 लाख रुपीज डाल दिया। द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर 2001 to 100, 2011-12 184 एंड 2021-22 317। तो यहाँ पे क्या कंप्यूट करना है, हमें कंप्यूट करना है कैपिटल गेन। अब यहाँ पे फटाक से बोल दो कि ये एसेट कौन सी हो गई, लॉन्ग टर्म हो गई, क्योंकि हाउस परचेस किया है 98-99 में और उसको बेचा कब गया है 2021-22 में। तो इतने साल, 3 साल से मतलब 24 मंथ से ज्यादा हो गए। कोई भी एसेट अगर, कोई भी है ना इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर 24 मंथ से ज्यादा हम होल्ड करते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोला जाता है। तो इसका जो भी गेन आएगा, रिजल्टेंट गेन आएगा, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने वाला है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है हमें, सिंपली यहाँ पे हमें इसका कंप्यूटेशन कर लेने का है, इसका कंप्यूटेशन। तो यहाँ पे कंप्यूटेशन कर लेते हैं अपन इसका।
राइट, क्वेश्चन नंबर 6, मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग, पेन और पेंसिल लेके बैठना तो समझ में ज्यादा आएगा। सो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर मेघनाथ for the assessment year 2022-23. So particulars, details और रुपीज कॉलम। ये डिटेल्स का कॉलम में थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। जब भी कैपिटल गेन का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सेल कंसिडरेशन, कि प्रॉपर्टी एसेट कितने में बेची, जो भी कैपिटल एसेट है वो कितने में बेची गई। तो यहाँ पे कितने में बेची हमने एसेट, 45 लाख रुपीज में बेच ली। तो यहाँ पे मैं 45 लाख लिख देता हूँ, उसमें से लेस हो जाएंगे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द ट्रांसफर। सो लेस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर भी बोल सकते हैं। कितने एक्सपेंसेस है, 55,000 है। तो ये सेकंड नंबर में हमारा आ जाएगा, ये माइनस करने के बाद नेट कंसिडरेशन, नेट कंसिडरेशन यही फॉर्मेट है। जो भी स्टूडेंट्स ने कैपिटल गेन का कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस यही फॉर्मेट याद रख लो, सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द ट्रांसफर। सो 45 लाख में से 55,000 यहाँ पे माइनस हो गया, तो ये हो गया 44,45,000। 44,45,000 नेट कंसिडरेशन आ गया। अब पॉइंट नंबर थर्ड में बोला था मैंने, हमें क्या करना है, इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना है। लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, हमें नेट कंसिडरेशन से क्या माइनस करना है, उस एसेट की परचेज वैल्यू माइनस करना है, लेकिन उसको इंडेक्सेशन लगा के माइनस करना है। तो इंडेक्सेशन का फॉर्मूला तो मैंने बता दिया था, कि क्या बोला था, जितनी भी परचेज वैल्यू है, परचेज्ड वैल्यू है ना, उसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी बोला जाता है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब परचेज वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर की साल का इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन, एसेट कब एक्वायर किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देख लेते हैं हम, देखिए हमने एसेट कब परचेस किया था, 98 99। अब यहाँ पे एक रूल आ जाता है, उस रूल को बस ध्यान में रखना। अगर एसेट 2001 के पहले परचेस की गई है, ध्यान मेरे लिए ध्यान रखिए, अगर एसेट 2001 के पहले परचेस किए तो हम उसका इंडेक्स नंबर 2001 से ही कंसिडर करेंगे। 2001 से पहले वाला इंडेक्स नंबर हम नहीं लेंगे। वैसे भी क्वेश्चन में सिर्फ 2001-2 का इंडेक्स नंबर दिया है, लेकिन दूसरा यहाँ पे रूल मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कि अगर प्रॉपर्टी 2001 से पहले परचेस की गई है, फिर से बोलता हूँ, अगर प्रॉपर्टी 2001 से पहले परचेस की गई है तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है। क्या ऑप्शन मिलता है सर, जल्दी से बता दीजिए, बता रहा हूँ। ऑप्शन ये मिलता है कि या तो उसकी परचेज वैल्यू, एक्चुअल परचेज वैल्यू ले लेना, या फिर 2001 में
उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी वो देख लेना। इन दोनों में से जो हाइयर वैल्यू होंगी वो हम इंडेक्सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैंने रूल क्या बोला, अगर एसेट 2001 से पहले परचेस की गई है तो उसकी परचेस वैल्यू ले लो, या फिर 2001 में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी। अब 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू क्यों पकड़ना है सर, क्योंकि इंडेक्सेशन बेनिफिट हमें 2001-2 से ही मिलने वाला है। भले ही एसेट आपने, है ना, इंडिपेंडेंस के पहले भी खरीद करके रखी हो, 1947 के पहले भी, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट कहां से मिलेगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट 2001-2 से ही मिलेगा। दैट्स वाई उसकी फेयर मार्केट वैल्यू या फिर उसकी परचेज वैल्यू, एक्चुअल परचेज वैल्यू, इन दोनों में से जो हायर अमाउंट होगी वो हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ परचेज कितनी है, 2 लाख रुपीज है, और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 कितनी है, 3,50,000। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन है, हम ज्यादा वैल्यू पकड़ लेंगे तो ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कितनी पकड़ लेता हूँ, यहाँ पे 3,50,000, और इसके ऊपर हम इंडेक्सेशन अप्लाई कर सकते हैं बाय लीगल, राइट। तो यहाँ पे मैं ये इंडेक्स नंबर ले लेता हूं। तो यहाँ पे सिंपली 3,50,000 ये क्या ले लिया हमने, FMV ले लिया, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर कब किया हमने, 2021-22 में ट्रांसफर किया। तो ट्रांसफर कब किया हमने, 2021-22 में। अब ये साल का इंडेक्स नंबर क्या है, 317। तो 317 डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। अब एक्विजिशन का ईयर कौन सा है, 98-99, लेकिन इंडेक्सेशन तो हमें 2001-2 से ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे 100 पकड़ लेंगे हम। तो यहाँ पे 317 डिवाइडेड बाय 100 किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 317 डिवाइडेड बाय 100। तो इसका हमें कैलकुलेशन करना है और ये हमें अमाउंट माइनस करना है। तो कर लीजिए इसका कैलकुलेशन कितना हो रहा है, देख लीजिए 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 317 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो जाएगा 11 लाख, ये हो जाएगा 11,09,500। 4 नंबर हमें क्या मिलेगा, इंप्रूवमेंट का भी इंडेक्सेशन मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर हमने अगर इंप्रूवमेंट किया है तो उसका भी हमें बेनिफिट मिल जाएगा, वो भी अमाउंट अपन माइनस कर सकते हैं विथ इंडेक्सेशन के साथ, अगर एसेट लॉन्ग टर्म होगी तो इंप्रूवमेंट कब किया था, 2011-12 में किया था। कितने का इंप्रूवमेंट किया था, 2,50,000 का। तो सिंपली यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे भी सिंपल वही फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो कितने का इंप्रूवमेंट किया, 2,50,000 का, मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ दी इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट का इंडेक्स नंबर ले लेंगे, उस साल का यहाँ पे इंडेक्स नंबर ले लेंगे। तो ये कितना है, 184 है। तो यहाँ पे 184 ले लेंगे, 184 ले लेंगे। तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 317 डिवाइडेड बाय 184। तो ये बन जाएगा 4,30,000 706। पॉइंट का आंसर छोड़ देते हैं अपन। ये टोटल इंप्रूवमेंट कितना हो गया, 11,09,500 प्लस 4,30,706। ये टोटल इंप्रूवमेंट हो गया हमारा 15,40,206। तो ये यहाँ से अमाउंट माइनस हो जाएगा और जो भी रिजल्टेंट गेन होगा उसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे बोल देंगे। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 5,
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, राइट। तो कितना आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो माइनस कर देंगे 44,45,000 से, ये आ गया 29,04,794, इतना हमारा कैपिटल गेन आ गया। अब देखते क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट हो गया, आगे देखते। अब आगे बोला है मिस्टर मेघनाथ हैज परचेज अ रेसिडेंशियल हाउस। देखिए रेसिडेंशियल हाउस बेच के दूसरा रेसिडेंशियल हाउस ले लिया तो उसका एग्जम्पशन एसएससी को मिल जाएगा, लेकिन रेसिडेंशियल हाउस में अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ टाइम पीरियड बोला है, वो टाइम पीरियड में वो हाउस अपने परचेस करना चाहिए। तो आप 2 साल तक, मतलब कैपिटल गेन होने के बाद 2 साल तक आप क्या कर सकते हैं, वो हाउस परचेस कर सकते हैं, लेकिन तब तक अमाउंट आपको कहाँ पे रखना पड़ेगा, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एसएससी ने क्या किया है, एक नया हाउस ले लिया है 16 लाख रुपीज का, और 2 लाख रुपए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करके रखा है, तो दोनों का डिडक्शन मिलेगा क्या सर, यस दोनों का डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे बोलता हूँ लेस लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54। 54 का एग्जम्पशन क्या क्या मिल जाएगा, नंबर एक, न्यू रेसिडेंशियल हाउस 16 लाख का परचेस किया है, कितने का परचेस किया है, और सेकेंड अपनी लिमिट के अंदर है, तो डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, कितना डिपॉजिट किया पैसा, 2 लाख रुपए डिपॉजिट किया, तो टोटल एसएससी को 18 लाख का यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा, और बाकी का जो कैपिटल गेन होगा वो टैक्सेबल कैपिटल गेन माना जाएगा। तो यहाँ पे 7 नंबर पे लिख देता हूँ मैं, टैक्सेबल कैपिटल गेन, एक्चुअली ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो यहाँ पे 29,04,794 माइनस 18 लाख, तो कितना कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा, 11,04,794, इतना कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपको इसके ऊपर टैक्स कंप्यूट करने के लिए बोलते हैं तो कैपिटल गेन कितने कितने परसेंट से टैक्सेबल होता है, तो एट द रेट ऑफ 20% से टैक्सेबल हो जाता है, तो इसके ऊपर 20% का आप टैक्स अप्लाई कर सकते हो। टैक्स कैसे लगाना है मैंने बता दिया था, तो इसके ऊपर सिंपली 20% उसका टैक्स हो जाएगा 11,04,794 का, और आप टैक्स लाइबिलिटी भी यहाँ पे कंप्यूट कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे खत्म हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, देखो, मिसेस राठौड़ सबमिट हर इनकम इंफॉर्मेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोल के मार्क रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए आ सकता है। इसमें बोला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 80,000, इनकम फ्रॉम क्लॉथिंग बिजनेस 5,56,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 36,000, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 20,000, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस 50,000। 6 नंबर, ही हैज पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹25,000, तो ये 80 से में चला जाएगा। पेड मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक ₹13,000। एंड पॉइंट नंबर 8 है, शी हैज टेकन एन एजुकेशन लोन ऑफ ₹5 लाख ऑन 1/4/2021 फॉर एजुकेशन एमबीए ऑफ हर सन। उसने अपने बच्चे के लिए एजुकेशन लोन लेकर के रखा है, जिसका एनुअल रिपेमेंट है ₹1 लाख, एंड एनुअल रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है 20,000। ये मैंने एडिशनली यहाँ पे ये एडजस्टमेंट ऐड किया है, हो सकता है आपकी एग्जाम में ये एडजस्टमेंट ना आए, अगर नहीं आई तो आप इसे छोड़ दीजिए, बस 7 नंबर की एडजस्टमेंट तक की कैलकुलेशन कर लीजिए और वहां पे अपना क्वेश्चन स्टॉप कीजिए। और अगर ये एडजस्टमेंट आपके एग्जाम में आ भी जाती है तो इसका तो आंसर मैं अभी बताने वाला ही हूँ। क्या बोला है, कंप्यूटर टोटल इनकम, तो आइए पटा से इसका टोटल इनकम हम कंप्यूट कर लेते हैं।
यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिसेस राठौड़ फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-23। serial number, particulars, details, rupees column, rupees column। नंबर वन, अब टोटल इनकम कंप्यूट करने के लिए बोला है तो सबसे पहले देखते हैं कि सैलरी का कोई इनकम है क्या। तो यहाँ पे अगर सैलरी का इनकम होगा तो वो सैलरी का इनकम भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे सैलरी का इनकम नहीं है, तो सिंपली सेकंड हेड से स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 80,000, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने बताया था कि पहला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था, तो पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था कि हाउस प्रॉपर्टी का जो इनकम दिया है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 में, तो यहाँ पे रेंट ऑफ प्रॉपर्टी दिया है और उसके साथ म्यूनिसिपल टैक्सेस यहाँ पे दिए है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इनकम कंप्यूटेड नहीं है। तो यहाँ पे हमने इसका पूरा इनकम कंप्यूट कर लिया था, जैसे कि जीएवी से माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस और जो भी था, उसके बाद एनएवी निकाला, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिया और उसके बाद हमने हाउस प्रॉपर्टी का इनकम यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको उस तरह की एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट इनकम आपको दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे ना तो ब्रैकेट में ऐसा बोला कि ये जीएवी है और ना ही यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किया है, तो सीधा सीधा ये कंप्यूटेड इनकम है ऐसा मान के हम इसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखने वाले हैं। तो ये पूरा जो 80,000 का इनकम है ऑलरेडी कंप्यूट करके आया है। फिर बाद में है बिजनेस इनकम। इसका बिजनेस इनकम कितना है दोस्तों, बिजनेस इनकम है, क्लॉथिंग बिजनेस है 5,56,000, इसे भी ऐड कर देंगे 5,56,000 को। तो यहाँ पे 5,56,000 को। पॉइंट नंबर थर्ड क्या है, थर्ड में देखिए बोला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 36,000, तो इसे भी ऐड करते हैं। और 4 नंबर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अदर सोर्सेस। इसे मैं अंडरलाइन करता हूँ क्योंकि इसके नीचे एक दो इनकम आए हैं। तो यहाँ पे अदर सोर्स में कौन सा इनकम है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 by 1। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड विनिंग। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है 20,000 एंड विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस 50,000। तो यहाँ पे ये 20,000 और ये 50,000। अब विनिंग के ब्रैकेट में कुछ नहीं दिया, ये ग्रॉस है क्या नेट है, तो हम इसे क्या मान के चलेंगे, ग्रॉस ही मान के चलेंगे और कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे करने का नहीं है। सिर्फ अगर विनिंग के कॉलम में विनिंग के बाद अगर नेट बोला जाता है तो नेट को हमें ग्रॉस करके लेना पड़ता है, जिसकी मैं कल की क्लास में ऑलरेडी प्रोविजन एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं प्रोविजन एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बस यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि विनिंग के बाद में ग्रॉस लिखा है या नेट लिखा है, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो उसे ग्रॉस ही मान लेंगे और अगर नेट लिखा है तो उसे ग्रॉस करके लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 70,000 ये टोटल इनकम यहाँ की हो गई। तो सारी इनकम हमने यहाँ पे ऐड कर दिए, टोटल इनकम, इसे बोला जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम।
इसलिए ग्रॉस टोटल इनकम को यहाँ पे कर देता हूँ। तो कितना हो गया हमारा जीटीआई? 80,000 प्लस 5,56,000 प्लस 36,000 प्लस 70,000, तो ये हो गया 7,42,000 हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। अब हमें क्या करना है, इनमें से डिडक्शन माइनस करना है, तो लेस डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। तो उसमें से सबसे पहला वाला डिडक्शन कौन सा मिल रहा है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C का डिडक्शन मिल रहा है। 80C में क्या डिडक्शन मिल रहा है? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो कितना इंश्योरेंस पे किया इसमें? 25,000 रुपीज का। 80C की लिमिट कितनी है? 80C की लिमिट है 1.5 लाख रुपीज। तो कितना क्वालिफाई हो जाएगा? पूरा का पूरा क्वालिफाई हो जाएगा। सेकेंड नंबर, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। मेडिकल इंश्योरेंस, कितना मेडिकल इंश्योरेंस पे किया इसमें? चेक से पेमेंट किया है क्या? यस, चेक से पेमेंट किया है। चेक से पेमेंट करना बहुत जरूरी है। 13,000। यहाँ पे कितनी लिमिट है 80D की? 80D की लिमिट है 25,000। क्या 13,000 25,000 से कम है? तो पूरा का पूरा मिल जाएगा यहाँ पे 13,000। और थर्ड डिडक्शन जो मैंने एडिशनली यहाँ पे लिया है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन का यहाँ पे देखिए, कभी भी एजुकेशन लोन की अगर एडजस्टमेंट आपके एग्जाम में आ गई तो एजुकेशन लोन के सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन यहाँ पे मिलता है, ना तो उसकी प्रिंसिपल का डिडक्शन मिलेगा, मतलब एनुअल रीपेमेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। और लोन का तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं था, इतना तो लोन ही लिया। रीपेमेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, वो भी हायर लेवल की स्टडी के लिए लोन लेना चाहिए। तो यहाँ पे 20,000 तक का लोन लिया है और पूरा का पूरा यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। और अगर आपके एग्जाम में एजुकेशन लोन के ऊपर नहीं आ रही है एडजस्टमेंट, तो वो छोड़ दीजिए एडजस्टमेंट, मेडिकल इंश्योरेंस तक की ही अमाउंट क्लेम कीजिए और बाकी का कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो 25,000 प्लस 13,000 प्लस 20,000, तो टोटल डिडक्शन मिल जाएगा इसको 58,000 का। और जो बाकी का होगा वो क्या बोला जाएगा उसे? टैक्सेबल नहीं, सॉरी, इसे बोला जाएगा टोटल इनकम। सिंपली इसे बोला जाएगा टोटल इनकम। तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा? 7,42,000 माइनस 58,000 कितना हो जाएंगे? 6,84,000। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व कर लिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-23 ऑफ मिस्टर राकेश। क्या क्या दिया? अदर सोर्स का डेटा दिया हमें। डायरेक्टर फीस 20,000, एग्रीकल्चर इनकम इन इंग्लैंड, ग्राउंड रेंट फॉर लैंड इन आसाम, इंटरेस्ट ऑन पोस्टल सेविंग बैंक अकाउंट 2,000, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 5,000, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, rent from subletting house 26,250, rent paid by Mr. Rakesh for sublet house 12,000, other expenses of sublet house 1,000,
विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस 12,300, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 4,000। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊं, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। बस कुछ नहीं, ऐड करते जाना है, इसमें से लेस कुछ भी नहीं करना है। तो चलो सॉल्व कर ही लेते हैं फटाफट से। चलो हेडिंग वगैरह आप डाल दीजिए फिर बाद में। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ मिस्टर, क्या नाम है इसका, कुछ भी नाम है, अच्छा राकेश है, मिस्टर राकेश, फॉर दी assessment year 2022-23, serial number, particulars, details, रुपीज कॉलम, राइट। तो ये हो गया। तो ले लेते हैं वन बाय वन इनकम ले लेते हैं। पहला इनकम है डायरेक्टर फीस। देखिए डायरेक्टर फीस, अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय है तो सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन डायरेक्टर फीस अगर डायरेक्टर नॉर्मल है तो यहाँ पे अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 20,000 इसको ले लेता हूँ, 20,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है ये। सेकंड नंबर, एग्रीकल्चर इनकम इन इंग्लैंड, क्या टैक्सेबल है सर? यस, एग्री इनकम इंडिया छोड़ के कहीं पे भी ले लो, टैक्सेबल है। एग्री इनकम इन इंग्लैंड टैक्सेबल है। कितना है एग्री इनकम? एग्री इनकम है 50,000 है एग्री इनकम। पॉइंट नंबर थर्ड, ग्राउंड रेंट फॉर लैंड इन असम, ओके। ग्राउंड रेंट अब पूरा पूरा आप लिख लीजिए, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देता हूँ क्योंकि हमें जल्दी वीडियो खत्म करना है। 1,00,000 रुपीज पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा ये, 1,00,000 रुपीज। पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन पोस्टल सेविंग बैंक अकाउंट, इसकी मैंने कल एडजस्टमेंट आपको बताई थी कि इसका कितना एग्जाम्पशन मिल जाएगा आपको। तो ये 3,500 तक का एग्जाम्पशन मिल जाता है इसका, है ना। नोट्स में भी लिखा है यहाँ पे कि अगर आपको इंटरेस्ट ऑन पोस्टल सेविंग बैंक अकाउंट मिलता है तो ये 3,500 तक एग्जाम होता है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 2,000 मिला यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पूरा एग्जाम हो जाएगा यहाँ पे। बस यही एक नई एडजस्टमेंट इसमें हमें देखने को मिली है। तो इंटरेस्ट ऑन पोस्टल सेविंग अकाउंट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एग्जाम अप टू ₹3,500, तो यहाँ पे मैं डैश कर लेता हूँ। फिर 5 नंबर में चला जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑफ IFC है 5,000, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये इंटरेस्ट फ्रॉम IFC है, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। 6 नंबर, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी 7,000, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी 7,000। 7 नंबर, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग, ये तो एडजस्टमेंट मैंने सिखा दी थी। रेंट फ्रॉम सबलेटिंग 26,250 माइनस लेस रेंट पे, कितना रेंट पे कर रहा है राकेश? 12,000 रेंट पे कर रहा है, और अदर एक्सपेंसेस 1,000। ये 12,000 रेंट पे किया, लेस अदर एक्सपेंसेस।
1000, ये 13,250, इतना अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 8, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस 12,300, यस टैक्सेबल हो जाएगा। एंड 9 नंबर, सॉरी ये 12,300, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है तो आप करेक्शन कर लेने का। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 4,000, तो ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज भी टैक्सेबल है, तो ये 4,000 रुपीज। बस यही क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, इनमें से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जरूर आएंगे। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो पेपर होने के बाद देख लेना कि सच में ऐसा हुआ था क्या। सच में ये क्वेश्चन आ गए क्या, जरूर क्रॉस चेक करवा के लेना। 4,000, तो ये टोटल इनकम कितना आ गया, टोटल इनकम नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना आ गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 2,11,500 बस हो गया है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, मुझे आज ये वीडियो जल्दी खत्म करना है। क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर बालाजी earned the following income in the previous year 2021-22. Dividend on equity share, dividend on preference share 7,500, income from letting on hire of building and machinery under one composite lease 40,000, interest on bank deposit rupees 5,000, director sitting fees rupees 20,000, ground rent from open plot 10,000, an amount received on account of winning from lotteries, ब्रैकेट में नेट दिया है। नेट दिया है इसका मतलब क्या हो गया, कुछ नहीं करना है, सॉरी नेट दिया है तो इसे ग्रॉस करके लेना पड़ेगा हमें। कैसे क्रॉस करेंगे इसे, 56,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 70, इस तरह से ग्रॉस करके लेना है। तो 56,000 अपॉन 70% भी किया तो चलेगा, तो ये इनकम कितना हो जाएगा हमारा, 80,000 हो जाएगा, राइट। तो इसे मैंने कल सिखाया था आपको, नोट्स में भी देख करके रखा है। कलेक्शन चार्जेस ऑफ डिविडेंड क्या माइनस कर सकते हैं, यस कलेक्शन चार्जेस ऑफ डिविडेंड माइनस हो सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस किए जाएंगे। अब कलेक्शन चार्जेस ऑफ डिविडेंड कहाँ से माइनस करें सर, इक्विटी शेयर से करें या प्रेफरेंस शेयर से करें, कीजिए कहाँ से भी, इक्विटी शेयर से माइनस कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे पॉइंट कौन सा नया है सर, सिर्फ पॉइंट नंबर 3 नया है, इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑन हायर ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी। वैसे तो बिल्डिंग रेंट पे दिया तो यह हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होता है, लेकिन बिल्डिंग के साथ साथ यहाँ पे मशीनरी भी दिया गया है। मशीनरी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होता क्योंकि मशीनरी हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन अगर बिल्डिंग और मशीनरी को साथ में वन कंपोजिट रेंट में दिया गया है तो ऐसा इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा, वो इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। अगर इन्हें जुदा कर सकते हैं, है ना, बिल्डिंग और मशीनरी का रेंट अलग अलग से कर सकते हैं, तो बिल्डिंग का रेंट हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा और मशीनरी का रेंट अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन इन हीर रांझा को हम अगर अलग अलग नहीं कर सकते, बिल्डिंग और मशीनरी वन कंपोजिट रेट में दिया गया है लैला मजनू की तरह, तो यहाँ पे अगर इनको अलग नहीं कर सकते तो इन्हें हमें दोनों को भी अदर सोर्स में टैक्सेबल करना पड़ेगा। लेकिन सर बिल्डिंग तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होती है, नहीं भैया, लैला मजनू अगर ये दोनों साथ में हैं और इनको अलग नहीं किया जा सकता तो इन्हें हाउस प्रॉपर्टी में ही, सॉरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही टैक्सेबल करना पड़ेगा। अब डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर का क्या करें सर,
तो डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर के लिए मैं यहाँ पे टीडीएस के कंसेप्ट यहाँ पे आपके सामने पेश करना चाहूंगा, आप जरा ध्यान से यहाँ पे देखिए। टीडीएस का सेक्शन बोलता है कि एज पर सेक्शन 194 टीडीएस शैल बी एप्लीकेबल टू द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिक्लेयर्ड और पेड ऑन और आफ्टर 1/4/2022 sorry 1/4/2020 Indian company shall deduct tax at the rate 10% from dividend distributed to the resident shareholder। मतलब अगर आपको किसी इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को दोस्तों, अगर आपको किसी भी इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है तो उसमें से 10% टैक्स कंपनी काट करके लेगी और बाकी का रिजल्टेंट अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये 15,000 रुपए हमें मिला है, तो हो सकता है कि इसमें कंपनी ने ऑलरेडी 10% का डिविडेंड माइनस कर दिया होगा। तो ये नेट और ग्रॉस जैसी ही कंसेप्ट हो गई, मतलब ये 15,000 वाला जो इनकम है डिविडेंड का वो नेट इनकम है, उसे हमें ग्रॉस करके लेना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? आपकी अगर बीकॉम की सिलेबस में आपको टीडीएस चैप्टर है तो ठीक है, आप ये प्रोविजन कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में टीडीएस नाम का कोई चैप्टर है ही नहीं, मतलब इस सेमेस्टर के लिए तो नहीं है। तो हो सकता है ये आपको यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये जो इनकम दिया गया है वो ऑलरेडी ग्रॉस इनकम दिया है, ऐसा भी हम मान सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में ना तो इसको ग्रॉस दिया है ना तो इसको नेट दिया है। तो हम क्या एज्यूम कर ले यहाँ पे, अगर हमने इसे नेट अज्यूम कर लिया और उसको ग्रॉस कर लिया तो हमें इसे वहां पे एजम्पशन लिखना पड़ेगा, और अगर हमने इसको ग्रॉस मान लिया तो तब भी हमें वहां पे एक नोट लिखना पड़ेगा, इट इज एज्यूम दैट द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज अ ग्रॉस इनकम, राइट, ग्रॉस डिविडेंड मिला है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, ये इनकम एज इट इज ले लूंगा, दोनों का भी, मतलब डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 15,000 और डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर 7,500, और यहाँ पे एक नोट लिख लूंगा। क्या नोट लिखूंगा, वो नोट यहाँ पे जरा लिख लीजिए आप। नोट लिखूंगा कि इट इज एज्यूम दैट it is assumed that dividends received is gross dividend received, ऐसा बोलूंगा। और यहाँ पे कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी ना करते हुए सिर्फ 15,000 7,500 यहाँ पे लूंगा, यहाँ पे 40,000 लूंगा, जिसमें से 10,000 रुपीज यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। कौन से, सॉरी 10,000 रुपीज गलती से बोल दिया मैंने, 10,000 माइनस नहीं होंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसकी एडजस्टमेंट में देखिए क्या बोला है, अलावेबल डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीनरी 10,000 रुपीज, ये 10,000 भी माइनस हो जाएंगे, और फायर इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग एंड मशीनरी ये 2,000 भी माइनस हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए, और अगर आपने मिस कर दिया तो बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे। तो यहाँ पे लिख दो कंप्यूटेशन ऑफ, क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमें, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस ना, इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। रुपीज करो,
चलो हम टीडीएस के प्रोविजन के हिसाब से कर लेते हैं ये क्वेश्चन, है ना। ये ग्रॉस वाली कंसेप्ट नहीं लेते, चलो। तो ये डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स ले लेते हैं, और इसके ऊपर एज्यूम कर लेते हैं कि टीडीएस कंपनी ने काट लिया होगा, क्योंकि अगर डिविडेंड 2020 के बाद मिल रहा है तो उसके ऊपर टीडीएस काटना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स 15,000 लेस कलेक्शन चार्जेस। डिविडेंड के ऊपर कलेक्शन चार्जेस कितने हैं बेटा? कलेक्शन चार्जेस है 400। वैसे तो 200 भी कर सकते हैं अपन, लेकिन मैं क्या करूंगा यहाँ पे, यहीं पे ले लेता हूँ 400। ये कितना हो गया? डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, या तो फिर दोनों का मिलके भी कर सकते हैं। डिविडेंड इनकम 15,000 प्लस 7,500, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। लेकिन मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा, आपका फाइनल आंसर तो सेम ही आ जाएगा। 7,500 हो गया ये डिविडेंड इनकम। राइट, हमने इसके एक्सपेंसेस माइनस कर दिया। पॉइंट नंबर थर्ड, इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑन हायर ऑफ बिल्डिंग है। तो यहाँ पे मैं सिंपल में लिख देता हूँ कंपोजिट रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी। ये कितना है? 40,000 है। इसमें से एक्सपेंसेस भी लेस करने पड़ेंगे हमें। लेस अलावेबल डिप्रिसिएशन बोला गया है, तो डिप्रिसिएशन 10,000 रुपीज माइनस हो जाएगा। और लेस फायर इंश्योरेंस। कंसेप्ट पढ़ाने के लिए अब टाइम नहीं है, तो फायर इंश्योरेंस कितना है? 2,000 रुपये। क्या ये माइनस हो जाएगा सर? यस, ये भी माइनस हो जाएगा। तो 40,000 माइनस 10,000 माइनस हो गए, तो ये 28,000 यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएंगे। पॉइंट नंबर फोर, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट ₹5,000। लिख लो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट ₹5,000। पॉइंट नंबर 5, डायरेक्टर सिटिंग फीस 20,000। ये तो आसान है। डायरेक्टर्स फीस 20,000। पॉइंट नंबर 6, ग्राउंड रेंट फ्रॉम ओपन प्लॉट। कितना है ग्राउंड रेंट फ्रॉम ओपन प्लॉट? 10,000 रुपीज। तो यहाँ पे मैं 10,000 लिख देता हूँ। पॉइंट नंबर 7, अमाउंट रिसीव्ड ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। तो यहाँ पे मैं विनिंग लिख देता हूँ। तो विनिंग का इनकम नेट दिया है, तो हमें इसे क्या करके लेना पड़ता है? नेट दिया तो ग्रॉस करके लेना पड़ता है, तो यहाँ पे इसको ग्रॉस कर लेंगे अपन। तो ये 56,000
डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 80,000। और यहाँ पे ये इनकम आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स यहाँ पे हो गया। तो कितना हो गया 80,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 28,000, ये हो गया आपका 1,65,100। अब यहाँ पे एक नोट लिख दो, और नोट में लिख दो इट इज assumed that dividend received is gross dividend received। बस यही एक नोट आपको एग्जाम में लिखना है। इट इज एज्यूम दैट डिविडेंड रिसीव्ड इज ग्रॉस डिविडेंड रिसीव्ड, मतलब इसमें से कोई टीडीएस काटा नहीं गया, या फिर टीडीएस काटा गया लेकिन यहाँ पे हमने पूरा इसको ग्रॉस करके ही लिया है, ऐसा मतलब क्वेश्चन में इसको ग्रॉस ही दिया गया है, ऐसा बोल के हम यहाँ पे ये नोट यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे काम हमारा खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये रहे हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, ये हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन था। आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा। मुझे लगता है कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें से एक पहला नंबर का जो मैंने क्वेश्चन लिया था उसमें से एक थोड़ा पॉइंट रह गया, उसमें थोड़ा कहीं तो भी मतलब 400 रुपीज का 40 रुपीज का कहीं पे तो गड़बड़ भी हो गया, मैंने बाद में चेक किया उसको, तो थोड़ा करेक्शन करके ले लो आप। और एग्रीकल्चर इनकम का कुछ तो भी पॉइंट यहाँ पे छूटा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, वो एग्रीकल्चर इनकम का पॉइंट इतना मैटर नहीं करता है, बस आपको कैलकुलेशन अगर आ गया तो हो जाएगा काम। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बस ऐड कर दो ये इनकम। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको यहाँ पे होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ये क्वेश्चन कम से कम ये आप सॉल्व कर लो। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट चलो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ये पूरा लेने का है 25,000। इनकम फ्रॉम किराना बिजनेस ये भी पूरा लेने का है 2,50,000। फिर बाद में डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी ये भी एज्यूम करके लेना है कि इसमें से कोई टीडीएस काटा नहीं गया। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर मंथ 15,000 है, देखिए पर मंथ 15,000 है तो साल का कितना हो गया 1,80,000 हो गया। इसमें से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, अब रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से वो जो भी मतलब डिडक्शन है वो माइनस करने पड़ेंगे। और एटीसी का डिडक्शन दिया है, एटीसी का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8 इशू का ये 20,000, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड का 25,000, प्रिंसिपल अमाउंट पेड ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ये भी आपको एटीसी में ही मिल जाएगा। तो ये पहले के तीनों डिडक्शंस आपको लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, राइट। तो ये जो है ये पहले वाले जो दो डिडक्शन है, सॉरी ये तीनों डिडक्शन आपको एटीसी में ही मिल जाएंगे, 20,000, 25,000 एंड 25,000। ये डिडक्शन आपको 80D में मिल जाएगा, 80D में मिल जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक ₹10,000, बस इतना कर दीजिए। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर मंथ ये जो है इसमें से सारा वो माइनस कर दीजिए, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गए 10 क्वेश्चन सॉल्व, राइट। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट जो भी मतलब सेशन होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे आपकी एग्जाम कैसे रही, और आपको इनमें से कोई एक भी क्वेश्चन अगर आपकी एग्जाम में आता है तो प्लीज 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 मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि एग्जाम में आपका मतलब कैसा आपका एग्जाम रहा, राइट। और अब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। मैं और भी आपके साथ बहुत सारे वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, बीकॉम फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, टीवाई हो, जितने भी मतलब
जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो सारे के सारे टॉपिक्स मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री में आप ये वीडियो देख सकते हो विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी। फिलहाल तो मैंने इनकम टैक्स के बस क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड किए, लेकिन आगे चल के मैं इसकी शॉर्ट में बीकॉम के लिए, CS CMA के लिए तो मैं बना ही रहा हूँ, लेकिन सिर्फ बीकॉम के लिए उतना सिलेबस उनका नहीं रहता, तो उनके लिए भी मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ एज पर उनके सिलेबस को देख के, है ना। उनके जैसा मतलब CA जैसा उनका सिलेबस नहीं होता है, थोड़ा शॉर्टकट होता है, तो बहुत सारे लोगों का, स्टूडेंट्स का कहना होता है कि सर शॉर्टकट में वीडियो बनाए, तो शॉर्टकट में भी वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए, मैं यहाँ पे रुकता हूँ आज। इस बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ये वीडियो देख लीजिए और बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि कैसा रहा आपका पेपर। बस तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय।